तो लास्ट क्लास में पॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया था, अब पॉल्यूशन क्वेश्चन लगाएगा आपसे, मैक्सिमम क्वेश्चन उसके बन जाएंगे। ठीक है, अगला टॉपिक लिखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज बायोडायवर्सिटी, या हिंदी में हम कहते हैं इसी को जैव। ठीक है, तो जीवों में जो अंतर देखे जाते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, जैव अंतर कहते हैं। भाई एक एनिमल दूसरे एनिमल से अलग है, इवन एक एनिमल में ही अलग अलग वैरायटीज हैं। भाई आपने डॉग में सुना होगा नाम, है ना, पग होता है आपका, ठीक है, जर्मन शेफर्ड है, एक ही है, उसमें भी ब्रीड अलग अलग है। तो जो डिफरेंसेस देखे जाते हैं इसी को कहा जाता है जैव विविधता। अब ये एक बहुत लंबे स्तर पे भी, एक बड़े लेवल पे भी हो सकता है और छोटे छोटे लेवल पे भी हो सकता है। आप जानते हैं जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स में दोनों जीव हैं, भाई दोनों लिविंग हैं और दोनों में एक बहुत अंतर है। ठीक है, और एक होता है क्या है, और दूसरा है आपका कि एनिमल्स में ही काफ़ी डिफरेंसेस पाए जाते हैं, वही है। तो जैव विविधता क्या है बेसिकली, कि डिफरेंस जो है, डिफरेंस इन स्पीसीज। अब ये स्पीसीज प्लांट्स की होंगी या क्योंकि यही दोनों है जिसमें लाइफ है, इन दोनों की होगा। अब पेड़ों में भाई आपको पता, नीम का पेड़ पीपल के पेड़ से अलग है या नहीं है? तो विविधता है उसमें, तो वो भी है। क्या नीम का पेड़ खरगोश से अलग है? हाँ है भाई, एक प्लांट है, एक एनिमल से अलग ही अलग है दोनों में। ये डिफरेंसेस को ही क्या कहते हैं, हम जैव विविधता कहते हैं। अब जैव विविधता के फायदे क्या क्या, बेनिफिट्स क्या क्या हैं इसके, सुनना। फायदे, तो जैव विविधता से क्या क्या फायदे होते हैं। सबसे पहला फायदा तो क्या होता है, दवाइयों का। भाई जितने प्रकार के पेड़ होंगे उनसे उतनी ही ज़्यादा प्रकार की दवाइयाँ, मेडिसिन बनाई जा सकती हैं या नहीं, या आप सीधा बोल दो, ऐसा होता है मेडिसिन के रूप में हम यूज़ करते हैं, हाँ या ना। जितने ज़्यादा प्रकार के पेड़ होंगे या जानवर होंगे उतनी ही ज़्यादा प्रकार के सोर्स ऑफ इनकम होगा, है ना, ऐसा होगा। सेकंड क्या है, आय के स्रोत होते हैं ये। आय के स्रोत कैसे हैं भाई, अगर आपने शीशम की लकड़ी का दरवाजा बनाया तो पैसे अच्छे खासे मिलेंगे, और भाई नीम की लकड़ी का हुआ तो पैसे कम मिलेंगे। है, लकड़ियाँ बेच बेच के पत्तों के टोकरी वगैरह बनाते हैं, टूटी हुई लकड़ियों की नहीं टोकरी वगैरह बनती है उनसे, तो ये आपको इनकम का सोर्स है क्या नहीं है? तो वो भी हो सकते हैं आपको, ये भी सही बात है। ठीक है, थर्ड, फर्नीचर वगैरह में यूज होते हैं, ये भी सही बात है। तो आपको अलग अलग बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं किसके, जैव विविधता। ठीक है, सेकंड थिंग, लेकिन ये डिग्रेड कैसे, कम कैसे हो रहे हैं भाई, इनके कम होने के कारण जैव विविधता धीमे धीमे कम होती जा रही है। क्यों होती जा रही है? आपने कहा कुछ स्पीसीज खत्म ही हो गई हैं, बची नहीं है, कुछ इंडेंजर्ड है, ठीक है ना, कुछ हैं जिन पे भी बहुत ज़्यादा हमें वर्क करना है। जैसे कि आपको देखा होगा प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया था, टाइगर की प्रजाति खत्म हो रही थी, फिर प्रोजेक्ट पीकॉक आया, उसके पहले वो भी चलाया गया, है ना, पीकॉक, प्रोजेक्ट एलिफेंट आया, है ना, बहुत सारे आए। अब इवन हम बहुत सारे प्लांट्स को भी संरक्षण दे रहे हैं, कंजर्वेशन दे रहे हैं, खत्म ना हो इस वजह से। उसमें खत्म होने का कारण क्या है? सबसे पहला कारण तो क्या है, पॉपुलेशन। भाई आदमी अपने यूज़ के लिए ही हर चीज़ को ख़त्म करता है ना। शेरों को भी मार रहा था, है ना, कछुओं को मारता है, जो टर्टल्स वगैरह होते हैं उसको, सांप वगैरह को मारा जाता है, ठीक है, हाथी वगैरह के दांत काटे जाते हैं। भाई सारी चीज़ें ही तो हो रही, तो पॉपुलेशन ही तो एक चीज़ जो है। जंगलों को ख़त्म किया जा रहा है, धीमे धीमे नष्ट हो रहे हैं जंगल। क्यों? मकान बनाने, पॉपुलेशन की वजह से ही है सारी चीज़ें, ठीक है। पॉपुलेशन एक कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फैक्टर है किसमें, जैव विविधता के कम होने में। सेकंड, पॉल्यूशन। थर्ड, एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट कौन सा जो चेंज हो रहा है,
भाई डायनासोर्स पहले थे, अब नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बदलते इन्वायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाए, तो अब नहीं है वो। समझ में आ रहा है? तो ये सब उनके क्या है, कम होने के कारण है। पॉल्यूशन की वजह से क्या हो रहा है, बहुत सारे जलीय जीव मरते हैं धीमे धीमे, बहुत सारे पेड़ पौधे जो ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो आपकी बायोडाइवर्सिटी को प्रभावित करते। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है? नहीं है? तो ये लिख लो आप, है ना। देखना मेनली एक बार और लिख लो, फिर लिख लेना आप। देखो यहाँ पे हम लिखते हैं टाइप्स, कितने प्रकार की विविधताएं पाई जा सकती हैं। तो पहला होता है, किसको हिंदी में लिख दें, पॉपुलेशन जनसंख्या है, पॉल्यूशन प्रदूषण, एनवायरनमेंट पर्यावरण होता है। अच्छा लिख दें जनसंख्या, प्रदूषण, पर्यावरण, ठीक है। प्रकार कौन कौन से हैं? एक तो इकोलॉजिकल, बायोडाइवर्सिटी। सेकेंड है जेनेटिक, बायोडाइवर्सिटी। एंड थर्ड वन इज स्पीसीज, बायो, इसको कहते हैं जेनेटिक होता है, जातीय कहते हैं इसको, जातीय। टर्म समझना तीनों क्या है, पहले बोर्ड पे देखो, पहले फिर लिख पाते हैं। सुनना, इकोलॉजिकल फैक्टर्स क्या होते हैं? क्या ऐसा आपको लगता है कि पानी में रहने वाले जो जीव हैं वो जमीन पे रहने वाले जीवों से अलग है? भाई पारिस्थितिकी अलग है उनकी, बिल्कुल। भाई जो पानी में रहने वाले जीव हैं वो मेनली किससे सांस लेते हैं? गिल्स से, गलफड़ों से। और जो जमीन पे रहने वाले हैं वो लंग्स। तो क्या ये विविधता है? हाँ है। तो जहाँ पे ऐसी विविधता पाई जाती है उसको हम क्या कहते हैं? इकोलॉजिकल। जैसे कि आप मान लो समुद्र में या जमीन पर रहने वाले जानवर में विविधता जो होगी वो कैसी है? इकोलॉजिकल है। जेनेटिक होता है आनुवांशिकता। भाई डॉग की ही बहुत सारी वैरायटीज होती हैं, ब्रीड है अलग अलग, तो क्या वो जीन्स में चेंज होने की वजह से आई हैं? हाँ है ना। भाई डॉग जर्मन शेफर्ड भी है ना, डॉग आपका पग भी है, स्ट्रीट डॉग भी है, लैब्राडोर भी है, यह सब डॉग की ब्रीड। लेकिन इनमें क्या है, जीन्स में चेंज आते गए तो क्या हो गया, ये अलग अलग। तो उसको हम क्या कहेंगे? जेनेटिक वैरायटी। तो जो ब्रीड में अंतर देखा जाता है नस्ल में, वो कौन सा होता है? भाई आप जानते हैं कि जो आपके तेंदुए वगैरह हैं या बिल्ली वगैरह है, सब एक कैटेगरी में रखे जाते हैं, ठीक है, जो सब। तो वो उनकी ब्रीड में अंतर, दैट इज जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। स्पीसीज क्या है? तो आप जानते हैं प्लांट एक स्पीसीज, एनिमल एक। तो फोना और फ्लोरा में जो अंतर है, मतलब या फिर आप बोल दो प्लांट्स में एंड एनिमल्स में जो डिफरेंस है वो क्या है? स्पीसीज का अंतर। तो इनमें से सबसे बड़े स्तर पे विविधता किस में देखने को मिलेगी? बताओ। विविधता का मतलब हो इसमें कॉमन चीजें बड़ी कम हो। बताओ सबसे ज्यादा विविधता किस में होगी इन तीनों में से? बताओ, सोचो। जाति में प्लांट का एनिमल का क्या संबंध? इतना सा है, वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, हम लेते हैं, दोनों एक दूसरे से काम चला रहे हैं, यूज और यूटिलाइज कर रहे हैं हम एक दूसरे का, बिल्कुल है ना। सबसे कम किस में है? एक ही वैरायटी के सारे तो सेम ही होंगे लगभग लगभग, ऐसा होगा। समझ में आया ना? ऐसा। अब लिख लें, और थोड़ा सा जल्दी लिख लें।
और सीडेड का एग्ज़ाम का सुनना है, सीडेड का एग्ज़ाम दिसंबर में है ना, तो थोड़ा सा ये बीएड बीटीसी वाले बीएड वाले एग्ज़ाम हो जाए 20 तारीख तक, उसके बाद सीडेड का बैच स्टार्ट करेंगे। तो आप में से जो भी इनरोल करना चाहे पढ़ सकता है, और बिल्कुल बेसिक्स है, कुछ भी याद नहीं करना है, टोटली अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड होगा, पूरा का पूरा समझाया जाएगा बिल्कुल। और पिछला सिनेरियो जो कहता है वो ये है कि जितने भी स्टूडेंट हमसे पढ़े हैं वो सारे के सारे सीडेड में क्वालिफाई हुए हैं, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग का है, आप समझ लोगे काम हो जाएगा, कुछ भी याद नहीं करना। एज़ कम्पेयर टू यूपी टेट, सीटेट निकालना काफ़ी ईजी है, फिर से कह रहे हैं, आप सीटेट निकाल लोगे, लाइफ टाइम वैलिडिटी है, तो खास फर्क पड़ेगा नहीं फिर कुछ, है ना, यूपी टेट से। फिर आप तैयारी कर सकते डायरेक्टली अपने मेन एग्ज़ाम की। 20 के बाद स्टार्ट होगा बैच, तो आप में से जो भी पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। मोर प्रोबेबली मॉर्निंग में ही होगा वो, हम बताते हैं उसका रीज़न, हम डिस्कस कर लेंगे थोड़ा सा। स्टूडेंट से बड़ा मुश्किल है शाम के टाइम पे, क्योंकि इतने सारे बैचेस, सारी क्लासेस फुल हैं। 1 बजे के बाद से तो वैसे भी सारी क्लासेस फुल हैं, तो पॉसिबल नहीं है। और सेकंड थिंग इज़ कि धीमे धीमे करके थोड़ा सा मतलब जो टाइम ड्यूरेशन है वो कम होता जा रहा है। पहले 7 बजे अंधेरा होता था, अब 6:30 तक हो जाता है, और धीमे धीमे करके 6 बजे ही होने लगेगा। तो मोस्टली गर्ल्स आती हैं तो 6 साढ़े 6 बजे के बाद हम बुला भी नहीं सकते, ऐसे अलाउ भी नहीं करते सबकी फैमिलीज, तो ये भी है। देख लेंगे, डिस्कस कर लेंगे थोड़ा सा टाइम को लेके, जो भी कंफर्टेबल रहेगा उस टाइम पे रख लेंगे, है ना। लिख गया? अच्छा, जब इतने सारे हमें फ़ायदे हैं इससे, जैव विविधता से, तो क्या हमें इसको बचाने के लिए काम नहीं करना होगा? करना होगा। उसी को हम कहते हैं जैव विविधता संरक्षण, बायोडाइवर्सिटी, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, कब आया ये क्वेश्चन? इस बार ही आया था। अगर आपने यूपी टेट का पेपर दिया होगा इस बार 23 तारीख वाला, उसमें क्वेश्चन आया था कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी किस वर्ष आया था? 2002। अगर आपने पेपर लगाया होगा तो आपको पता होगा, ठीक है। लिखिए नेक्स्ट। ये चीज़ तो आप घर पे जाके देख सकते हो वैसे। देखो नेक्स्ट, देखो फिर क्या आता है इसके बाद? कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, हिंदी में कहते हैं जैव विविधता का संरक्षण। जैव विविधता का संरक्षण कब आया ये? 2000। इंपॉर्टेंट है, आ चुका है इसलिए, ठीक है। जैव विविधता संरक्षण अधिनियम कब आया था? 2002 में, ठीक है। इसके तहत 2 सम्मेलन करवाए गए थे, हालांकि उसके तहत हुआ था ये। एक था, ये हम एक खट्टे लिखवा दें, कार्ड जाना, ये लिखने वाला की छोड़ो, ये लास्ट में लिखवा देंगे खट्टे सारे के सारे, पे अभी मत लिखो। और नगोरा, एक जापान में, कनाडा में हुआ था कार्ड जाना, और वो जापान में हुआ था। लास्ट में लिखवा देंगे खट्टा, ठीक है, टेबल बनवा के। अब जैव विविधता को संरक्षित करने के 2 तरीके होते हैं। एक होता है स्वस्थाने और एक होता है अपस्थाने। इसको हम कहते हैं इन सिटू और इसको हम कहते हैं एक्स। जैव विविधता संरक्षण अधिनियम कब आया? 2002 में। जैव विविधता को संरक्षण देने के 2 तरीके। जैव विविधता में संरक्षण किसको देंगे हम? या तो प्लांट को देंगे या एनिमल को देंगे या दोनों को देंगे, इतनी तो होगा। क्या इसके अलावा और कोई जीव है और किसी में लाइफ है? बायो का मतलब क्या होता है? लिविंग, और लिविंग 2 ही है, तो प्लांट या फिर एनिमल। तो हम संरक्षण भी किसे दे रहे हैं? सिर्फ प्लांट या फिर एनिमल। तो हम चाहे इंसिटू हो चाहे एक्सिटू, इसमें संरक्षण किसको देंगे? एनिमल्स को या प्लांट्स को। अब पहले सुनना फिर समझना, ठीक है। जैसे कि मान लो ये कोई जगह है, ठीक है, और यहाँ पे भाई जानवर है, मान लो, मानना है, ऐसा नहीं तुमको, ऐसा जानवर कैसे हो सकता है इतना डेंजर टाइप का, ठीक है। यहाँ पे
जानवर, अरे जानवर हैं, ठीक है, और प्लांट्स भी हैं मान लो। हमने देखा यहाँ पे जानवर भी हैं, प्लांट्स भी हैं, और यहाँ पे ऐसे चीज खुद सोचना आप, पहले नॉर्मल सोचना, जहाँ बरसात ज़्यादा होती है क्या वहाँ पे पेड़ पौधे ज़्यादा होंगे? हाँ या ना? जहाँ पेड़ पौधे ज़्यादा होंगे क्या वहाँ पे खाने वाले जानवर ज़्यादा नहीं होंगे? जहाँ पे जानवर ज़्यादा हैं और पेड़ ज़्यादा हैं वहाँ पे पेड़ों को काटने वाले और जानवरों को मारने वाले भी ईजिली बन जाएगा मारने के लिए। तो जहाँ पे काटने वाले और मारने वाले ज़्यादा हैं तो क्या वहाँ पे में संरक्षण की भी आवश्यकता ज़्यादा नहीं होगी ताकि बचाया जा सके? तो जिस टाइम पे हम क्या करते हैं, जैसे मान लो हमने देखा इस एरिया में शेर हैं काफ़ी और भी जानवर कई आ रहे हैं और पेड़ हैं, लेकिन यहाँ से धीमे धीमे करके ख़त्म होते जा रहे हैं। तो हमने क्या कर दिया, हमने इस एरिया को क्या कर दिया, बाउंड। हमने कहा इसमें कोई नहीं जाएगा यार, ये गवर्नमेंट के अंडर है, आप इसमें अब शिकार नहीं कर सकते, आप पेड़ वेड़ नहीं कर सकते। मतलब क्या किया हमने जानवरों को और पेड़ों को उन्हीं के स्थान पे क्या दे दिया, संरक्षण। और जब हम जानवरों को या पौधों को उन्हीं के स्थान पे संरक्षण देते हैं तो हम क्या कहते हैं उसको, स्वमाने खुद, स्थान माने के स्थान पे, खुद के स्थान पे संरक्षण दे दिया, क्या कहलाता है? समझ में आया? तो स्व स्थाने में लिखना है, आप लिख लेना चाहो तो अपनी लैंग्वेज में कि जब हम किसी भी जानवर को या पौधे को उन्हीं के स्थान पे संरक्षण देते हैं तो उसमें हम क्या कहते हैं, स्व स्थान या इन सिटू देते हैं, इन सिटू कहता है उसको। क्लियर है? अब मान लो दूसरी कंडीशन क्या है, क्यों बाकी सब सुन रहे हैं, आप क्या लिख रहे हो? आप लिख ही लोगे वीडियो से देख के, आप वीडियो देख के, चलो कोई बात नहीं। क्या लिखना है आपको? हमने स्व स्थान में ही बोला कि जब हम किसी भी जीव को उसी के स्थान पे संरक्षण देते हैं, जब हम किसी भी जीव को उसी के स्थान पे संरक्षण देते हैं, आप सुन लोगे तो आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा होता है क्योंकि स्व माने हो गया खुद, ही तो पता ही है आपको हिंदी में स्व होता है खुद, स्थान हो गया खुद के स्थान पे संरक्षण, स्व स्थान, ऐसा होता है। ठीक है? अप स्थान है, अपनी जगह से हटा के संरक्षण, अप स्थान है। सुनना, लिख लिया इतना। जब हम किसी भी जीव को उसी के स्थान पर संरक्षण देते हैं तो स्व स्थान कहते हैं। अगली हेडिंग में लिख लो आप, अप स्थान है। अप स्थान में लिख लेना कि जब हम किसी भी जीव को उसकी मूल जगह से हटा के किसी अन्य जगह पर संरक्षण देते हैं, जब हम किसी जीव को उसकी मूल जगह या नेटिव प्लेस से हटा के किसी अन्य जगह संरक्षण देते हैं, जब हम किसी जीव को उसकी जगह से हटा के किसी अन्य जगह संरक्षण देते तो उसको कहते हैं हम अपस्थान। जैसे कि मान लो मानने में क्या जा रहा है, ये एक जगह थी, यहाँ पे भी क्या है, जानवर डेंजर वाला है, ठीक है, और यहाँ पे प्लांट्स भी हैं। मान लो यहाँ पे कोरोना फैल गया, मान लो क्या हुआ यहाँ पे कोरोना फैल गया, तो अगर हम कोरोना में इनको यहीं संरक्षण दे देंगे तो क्या बच पाएंगे? नहीं, हमें इनको डायरेक्ट शिफ्ट करना होगा। तो हमने प्लांट की वैरायटी उठाई और कहीं जाके अन्य जगह जाके रखवा दी। जानवरों को हम लेके गए कहीं अन्य जगह जाके इनको छुड़वा दिया। तो अब हमने इनको इनकी जगह से हटा के कहीं और क्या दिया है, संरक्षण। इसको हम क्या कहते हैं, समझ में आया? स्व स्थान क्या होता है, जब जानवरों को या पौधों को उन्हीं के स्थान पर संरक्षण दिया जाए तो स्व स्थान है। जब जानवरों को या पौधों को उनके स्थान से हटा के किसी अन्य जगह पे संरक्षण दिया जाए तो उसको अपस्थान। यहाँ तक कोई क्लियर? कोई दिक्कत है? नहीं? ये डेफिनेशन लिखनी है क्या? समझ में आ गई होगी। अब सुनना, नेक्स्ट सॉरी, हम दोनों बता दे रहे आपको। क्या राष्ट्रीय उद्यान का नाम सुना है? नेशनल पार्क कहते हैं हम, नाम सुना होगा। नेशनल पार्क में हम जानवरों को कहीं से लाते हैं, जहाँ पे जगह है, जंगल वंगल है, वहीं नेशनल पार्क बना देते हैं। जहाँ होता है वहीं बाउंड्रीज कर देते हैं, बाउंड कर देते हैं रीजन को कि यहाँ पे मारना या घूमना फिरना अलाउ नहीं। जोन होते हैं अलग अलग उसके, हम बता देंगे क्या होते हैं, बफर जोन क्या कहलाते हैं, ठीक है, ये सब चीज़ होती है, हम सब समझा देंगे आपको। कोई बढ़िया, आप इतना समझो भी सिर्फ कि
नेशनल पार्क में हम जानवरों को या पौधों को उन्हीं के स्थान पर संरक्षण देते हैं, इसलिए किस में आता है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी कहाँ आती हैं? वन्य जीव, वन्य जीव अभ्यारण्य भी कहाँ किस में आते हैं? क्योंकि जो जीव हैं उनको वहीं पे संरक्षण देते हैं, वो भी कहाँ पे आएंगे? ठीक है, नेशनल पार्क होगा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब सुना आपने जू का नाम सुना है? चिड़ियाघर, चिड़ियाघर में जहाँ वहीं होते हैं, कहीं और से लाए जाते हैं, कहीं और से ला के रखे जाते हैं। तो जू किस में आएगा? आप स्थान में आएगा। एक सेकेंड, बॉटेनिकल गार्डन का नाम सुना है? हिंदी में सुना होगा आपने। वनस्पति उद्यान, वनस्पति, यहाँ पे भी क्या करते हैं हम? पौधों को कहीं और से ला के संरक्षण, नर्सरीज जो होती हैं आपके यहाँ पे, पौधे क्या यहीं के ही थे, कहीं और से लाएगा, संरक्षित कर रहे हैं उसको, यहाँ पे होता है। तो ये किसका भाग है? अप स्थान है, और ये किसके हैं? स्व स्थान है। अब बताएं, आया? ठीक है, अच्छा सॉरी, नहीं अभी नहीं, अभी तो ही हो गया, इसके बाद समझा देंगे। हालांकि हम ये ज्योग्राफी में लिखवा देते हैं आपको, तो अभी हम यहाँ पे सिर्फ एक्सप्लेन कर देंगे थोड़ा सा, है ना। छोटे टॉपिक हैं, एक दिन में ही कवर हो जाते हैं, तो हम आपको एक दिन में ही समझा देंगे। अब सुनना, हमें राष्ट्रीय उद्यान याद करने होते हैं और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी याद करनी होती हैं, है ना। यूपी में बॉटेनिकल गार्डन कहाँ पे है? लखनऊ में। वनस्पति उद्यान कहाँ है अपना? लखनऊ में। और जू के बारे में भी पढ़ते हैं, यूपी के बारे में स्पेशली लिखवा देते हैं, ज्योग्राफी में लिखवा देते हैं। आपको नेशनल पार्क याद करने हैं। आपको पता है 106 नेशनल पार्क हैं, हो गए अभी। 2 नए जोड़े गए थे भी असम के, देहिंग और रायमोना जोड़े गए थे, तो वो नए हैं, 106 हो गए। 106 में से आपको मेन याद करने हैं, और 500-550 से ज़्यादा क्या है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य है, तो वो भी याद करने हैं। तो क्या ऐसा नंबर नहीं, मतलब फिक्स से याद है मेरे को। 106 आपके नेशनल पार्क हैं, 542 या 552 कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। हाँ ऐसा 546 ऐसा कुछ है ना, करंट देखा नहीं है शायद से, ऐसा हो गया। तो टोटल मिला के 700 के अराउंड हो जाते हैं। तो आपको लगता है 700 आपसे याद होंगे या करने हैं, इंपॉर्टेंट पढ़ने हैं। अगर तुम 700 याद करोगे तो अगले पंचवर्षीय पेपर दोगे, फिर समझ रहे हो। इस पंचवर्षीय में तो याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम याद ही करने निकाल दोगे 700। तो सब नहीं करने, इंपॉर्टेंट करने, जो कि हम ज्योग्राफी में लिखवा देते हैं। जिससे ज्योग्राफी पढ़ी हमसे उसको याद होगा, हमने लिखवाया। शायद तुम तो आई वहीं से थे शायद से ना, नेशनल पार्क ही लिखवा रहे थे उस टाइम पे, है ना, ऐसा हुआ था। तो कुछ इंपॉर्टेंट हैं। आप स्टेट का नाम बता दो, हम बोलते जाएंगे, आप घर पे जाके वीडियो को रोक के लिख लेना थोड़ा सा, जिसको लिखना नहीं तुम ज्योग्राफी में लिखवाएंगे वहाँ से लिख लेना, बात एक ही, ठीक है। स्टेट का नाम बता जाओ, हम बताते जाएंगे भाई ये इकट्ठे बता देंगे नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या क्या होती हैं। इंपॉर्टेंट याद रखने, जैसे सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस, कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर। सबसे छोटा कौन सा है? साउथ बटन, कहाँ पे है? अंडमान निकोबार। कुछ इंपॉर्टेंट आते हैं। काजीरंगा कहाँ पे है? असम में। देहिंग रायमोना दोनों असम में, सुना होगा भाई। मानस असम में। नामेरी औरंग असम। डिब्रूगढ़ असम। जिम कॉर्बेट आता है, इंपॉर्टेंट है। जिम कॉर्बेट उत्तराखंड। फूलों की घाटी उत्तराखंड। राजाजी उत्तराखंड। गंगोत्री उत्तराखंड, सारे उत्तराखंड में है ना। शांत घाटी केरल। पेरियार केरल। इराविकुलम केरल। इडुक्की केरल, है ना। ये याद रखने होते हैं आपको। और इम्पोर्टेंट से यूपी का इम्पोर्टेंट है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, लखीमपुर खीरी, चंद्रप्रभा चंदौली में। ये हम सारे बताते हैं इकट्ठे आपको। राष्ट्रीय उद्यान भी हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी हैं, और चिड़ियाघर भी है ना, या बर्ड सेंचुरी भी है। नवाबगंज था पहले नाम, अब चंद्रशेखर आज़ाद हो गया है। पक्षी विहार कहाँ पे है? उन्नाव में, ठीक है। ये आपको 3 याद रखने मेनली, बहुत सारे। सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान, तो हमने कहाँ बोला? हमने ही बोला, हम जो बोल रहे हैं
उनमें राष्ट्रीय उद्यान भी है, वन्य अभ्यारण्य भी है, ये भी है कि कौन सा किस स्टेट में है। भाई ये थोड़ी आएगा बताओ ये पक्षी विहार है या राष्ट्रीय उद्यान है वन्य अभ्यारण्य है, ये आएगा ये किस राज्य में है या किस जानवर के लिए फेमस है। जैसे काजीरंगा है तो एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है, बेसिक सी बात है। हंगुल हिरन के लिए दच्चीग्राम, कस्तूरी मृग के लिए दच्चीग्राम फेमस है, काफ़ी ज़्यादा पता होगा ये, ठीक है, ऐसा है। हाथी के लिए पेरियार या डोबारा भी है, दोनों ही हैं, जानते भी हैं, ठीक है, ऐसा होता है। तो आप चाहो तो स्टेट वाइज नाम, स्टेट के नाम बता जाओ, हम आपको बोले दे रहे हैं, आप लिख लो, या फिर आप घर पे जाके बोलते जाओ, भी वीडियो देख के लिख लेना। ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तब लिख लेना, बात देखिए। आप कहो तो हम यहाँ लिखवा देंगे, दो बार लिखवाने कोई मतलब है नहीं कि हम यहाँ भी लिखवा रहे हैं वहाँ भी लिखवा रहे हैं, रटने वाली चीज़ें। आप कहो तो हम सारे सुनाते जाएंगे आपको एक बार में, जो भी आप स्टेट का नाम बताते जाओ, हम बता ही दे रहे हैं आपको, क्यों परेशान हो गए। आप चाहो तो देख के लिख लेना, स्टेट के नाम बोलने सबको, पूरे राज्य गिनवाने। कितने राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? कितने हैं? कितने कह दिया? गिनवाओ, काउंट करवाएं, कराओ, कोई बढ़िया कराओ ना, क्या दिक्कत है? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चार ही हुए हैं। हम श्योरिटी देते हैं, मतलब कोई भी आता है क्वेरी के लिए हम बताते हैं कि हमारे बच्चों को सब कुछ याद होता है, फिर हम करवा देते हैं। हिस्ट्री आप सुना, वैसे हिस्ट्री पढ़ा ना 2 बजे वाले बैच में, आप पूरी याद नहीं, बात किसी बच्चे से खड़े होकर सुनाओ, वो पूरी सुना देगा आपको 18 की क्रांति से पूरे सारे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हजारों क्वेश्चन याद है। हम 15 मिनट पहले रिवाइज करवाते हैं, 15 मिनट बाद में रिवाइज करवाते हैं पूरी। आप उसे कह दो 18 सुनाओ, वो खड़ा होकर 1927 से सुनाता रहेगा आपको, आधा पौन घंटे पूरी सुना देगा। सुनाएं, भूल रहे हैं, दिल्ली, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, पौंडीचेरी, और बस खत्म हो गया। दादा नगर भाई दमन एक ही तो हो गया ना, बस फिर 8 ही। आप बड़े हो, चलो कोई बात नहीं, होता है। आप स्टेट के नाम बताते जाओ, हम बताते जाएंगे आपको, कोई बताते जाओ, बताओ। राजस्थान के इंपॉर्टेंट आते हैं, तुम लोग स्टेट के नाम नहीं बताओगे, देखो हम बताते जाए, तुम तो रहने दो। सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में, सबसे ज़्यादा। ये भी क्वेश्चन आया, सबसे ज़्यादा वन प्रतिशत कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ओवरऑल बता रहा है, डेंसिटी सबसे ज़्यादा, मतलब सबसे ज़्यादा वन, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, सबसे ज़्यादा वन कहाँ है? एमपी में। सबसे ज़्यादा वन प्रतिशत कहाँ है? पहले मिजोरम में था, अब लक्षद्वीप हो गया, चेंज हो गया लक्षद्वीप, ठीक है। मिजोरम में करीब 85% जमीन पे वन थे, ठीक है पहले, अब लक्षद्वीप आ गया है। लक्षद्वीप वहाँ पे कम होगा, यहाँ पे नॉर्मल थे, इस वजह से ऐसा। राजस्थान के इंपॉर्टेंट है, राजस्थान बता दे रहा आपको। राजस्थान में आपके दोनों बता दे मैं इकट्ठा, ऐसा नहीं अलग से आएगा कि राष्ट्रीय उद्यान है वन्य बैंड, दोनों के नाम सुन लो आपको। राजस्थान में सरिस्का सुना होगा, ठीक है, केवला देव और डेजर्ट, माउंट आबू, रणथंबोर, घना और मुकृंद, ये अगर आपको याद है राजस्थान से। सरिस्का वाला आ चुका है पेपर में, अच्छा खासा आता है। नेक्स्ट एमपी में सुन लेना आप कौन कौन से हैं। एमपी में है आपके पन्ना, पेंच, ठीक है, रातपानी, पालपुर कुनो, माधव, कान्हा, ठीक है, और सतपुड़ा और वन विहार भोपाल में, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट आता है झारखंड। झारखंड में है हजारीबाग और बेतला, दो, ठीक है। हरियाणा में सुल्तानपुर और कलेश्वर है। असम में मानस, नामेरी, काजीरंगा, औरंग, डिब्रूगढ़, देहिंग, रायमोना, ये कहाँ पे हैं? असम में। यूपी में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, चंद्रप्रभा चंदौली में है, दुधवा लखीमपुर खीरी में है, और नवाबगंज चंद्रशेखर आज़ाद उन्नाव में, लखनऊ के पास में, ठीक है। और बताएं, अरे बताते जाओ, तुम बताते जाएंगे ऐसे। उत्तराखंड में राजा जी है, गंगोत्री है, ठीक है, जिम कॉर्बेट है, और फूलों की घाटी है, ठीक है, नंदा देवी है, ये आपके हैं कहाँ पे? उत्तराखंड में। नेक्स्ट मेघालय में बालफक्कम है और नौक्रेक है, दो हैं। त्रिपुरा में क्लाउडेड लेपर्ड है, और बिसन राजबरी पहले था, अब नहीं है, ठीक है।
नेक्स्ट, अरुणाचल प्रदेश में नामदफा और मॉलिंग, ठीक है। नेक्स्ट, और बताएं कोई। बिहार में विक्रमशिला है, बुद्ध है और वाल्मीकि है, 3 है। अरुणाचल प्रदेश में पखुई भी है तो और भी हमने लिखवाए इतने, पखुई है, नामदफा है और मॉलिंग है, हम बताते जा रहे हैं आपको, है ना, ऐसा है। इसके अलावा गुजरात में याद रखना है गिर राष्ट्रीय उद्यान बहुत इंपॉर्टेंट है। गिर राष्ट्रीय उद्यान, वंसदा इंपॉर्टेंट है, ब्लैक बक इंपॉर्टेंट है, जंगली गधा इंपॉर्टेंट है, आया भी इस बार ही आया था, जंगली गधा इस बार यूपीएट के पेपर में आया था, इस बार आया था, पिछली बार आया था जहाँ तक हमें याद है। पेपर देखे रहते हैं, थोड़ा सा आइडिया था भाई किस पेपर में क्या, क्योंकि क्वेश्चंस नए नहीं बनते, यहाँ वहाँ के पेपर से कलेक्ट करके रख दिए जाते हैं। तो आप जब भी पेपर देने जा रहे हो, जो भी रिसेंटली पेपर हुए होंगे उनको थोड़ा सा एनालाइज करके जाओ कि भाई ये चीज़ें आ रही हैं, तो उससे चीज़ें बन जाती काफ़ी हद तक, ठीक है। और बताएं, उड़ीसा में चिल्का, नंदनकानन और सिमलीपाल, ठीक है, ये भीतर का निकाह भी है। नेक्स्ट, और बताते जाओ, कुछ नाम याद भी नहीं आ रहा है। छत्तीस, कौन सा, आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में एक तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नागार्जुन, पुलिकट नहीं, हाँ नागार्जुन, पापीकोंडा, वेंकटेश्वरम, है ना, और एक नागार्जुन, एक और याद नहीं आ रहा। आंध्र कौन सा, याद नहीं आ, क्लिक नहीं कर रहा, बता देंगे इसको जो आए वो। पापीकोंडा है, वेंकटेश्वरम है, पुलिकट है, नागार्जुन है, इंदिरा है, हाँ ये मेनली। श्रीशैलम इंपॉर्टेंट है, श्रीशैलम इंपॉर्टेंट है। ये तमिलनाडु में गुंडी राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, और गल्फ ऑफ मन्नार है, और इंदिरा गांधी है, मुखर्ती है, इंदिरा है, हाँ इंदिरा है, और मुखर्ती है, पिलानी है, नेल्लई है, पॉइंट कैलिमेयर है, ये इंपॉर्टेंट है तमिलनाडु में। और बता दो, देख लेना, हम लिखवा देंगे, ज्योग्राफी में लिखवा देते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। ये मतलब इंपॉर्टेंट याद रखने कुछ मुझे, जैसे अब काजीरंगा कहाँ पे बहुत आता है, असम में, ठीक है, और हेमिस कहाँ है, दच्चीग्राम कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान यूपी का, स्पेशली याद रखो, आप यूपी की तैयारी कर रहे हैं, पेपर्स में आ जाता है ना। ये है कुछ इंपॉर्टेंट है, हम लिखवा देंगे, सारे ज्योग्राफी में लिखवाएं, चाहो तो आप जितने हम बताएं ये भी लिख लोगे तो इनसे भी क्वेश्चन फंस जाएंगे काफी। ये हो गया खत्म जैव विविधता। नेक्स्ट लिखो वेटलैंड या आर्द्र भूमि क्षेत्र। छोटे छोटे टॉपिक इनसे क्वेश्चन आ जाते हैं। अच्छा हाँ, इसमें बताया ना, देखो तुम आगे लिखवा देंगे, हालांकि देखो सुनना अच्छी होती है भाई। ये अर्थ है, ठीक है, ये कौन सी लाइन है, ये क्या है, इक्वेटर है, यहाँ पे क्या है, कर्क रेखा, यहाँ पे क्या है, ये 0 डिग्री है, ये 23 डिग्री हाफ नॉर्थ है, ये 23.5 डिग्री साउथ। ये कर्क रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, और ये मकर रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। आपको पता है जो सन रहता है वो हमेशा कर्क और मकर के बीच में, ज़्यादा क्लियर। अच्छा, हमने आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था कि बादल बनने के लिए, बरसात के लिए क्या क्या चाहिए हमें, अभी समझाया था, सही बताया। एक तो वाष्पीकरण चाहिए, पानी भाप बनना चाहिए, दूसरा वाष्पोत्सर्जन होना चाहिए जो पेड़ों से होता है, और तीसरा ऊपर जाने पे सन होना चाहिए। और वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन दोनों के लिए तापमान ज़्यादा होना चाहिए। तो तापमान ज़्यादा वहाँ होगा जहाँ पे सन है, तो सन सबसे ज़्यादा कहाँ है, कर्क और मकर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में। तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कहाँ रहता होगा, भूमध्य रेखा के आसपास रहता होगा, है ना। जब टेम्परेचर इक्वेटर के आसपास ज़्यादा है तो वेपराइजेशन भी या एवेपोरेशन भी ज़्यादा कहाँ होता होगा, भूमध्य रेखा के, वाष्पीकरण कहाँ होता होगा ज़्यादा, भूमध्य रेखा के आसपास। अब जहाँ पे वाष्पीकरण ज़्यादा है, वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा है,
बरसात भी वहीं ज़्यादा होगी, है ना। तो सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है? भूमध्य रेखा के, लगभग डेली बारिश होती है भूमध्य रेखा पे, ठीक है। सुनना क्या बोला मैं, तापमान ज़्यादा कहाँ है? भूमध्य रेखा के आसपास। तापमान ज़्यादा है तो वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा कहाँ होगा? भूमध्य रेखा के आसपास। वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन दोनों ज़्यादा है तो ऊपर जाने पे संघनन होगा, तो बरसात भी ज़्यादा कहाँ होगी? भूमध्य रेखा के आसपास। तो भूमध्य रेखा के आसपास लगभग डेली बारिश होती है। सुनना, क्वेश्चन आया हुआ है क्या? तो ऐसे रोज होती, किसने कह दिया? तो वो पश्चिमी घाट वाला रीजन है, नासिक जो है पश्चिमी घाट वाला रीजन में आता है आपको, मतलब उसके वहाँ पे कमी होती है, इतनी डेली नहीं होती है। कहीं कहीं रीजन में वेस्टर्न घाट में होती है। हमारी बात नहीं सुन रहे हो, हमने क्या बोला, हम क्या समझा रहे कॉन्सेप्ट आपको, वो इंडिया वाला है। हम सही बताएं कि भूमध्य रेखा के आसपास, ठीक है। अब भूमध्य रेखा के आसपास हमने आपसे कहा, तो आप ये भी चीज़ सोचो कि इंडिया आपका जो आता है वो ऐसे आता है कर्क रेखा बीच से निकली है, तो नीचे की साइड में भूमध्य रेखा के आसपास ही तो, और यहाँ पे वेस्टर्न घाट भी है, उससे भी होती है। तो तुम क्लाइमेट में समझाएंगे आपको क्या होता है। सुनना क्या बोला, सूरज ज़्यादा कहाँ है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच, कर्क रेखा मकर रेखा के बीच। तापमान ज़्यादा कहाँ होगा? कर्क और मकर के बीच। तापमान जहाँ ज़्यादा है वहाँ पे वाष्पीकरण भी ज़्यादा है, वाष्पोत्सर्जन भी ज़्यादा, मतलब एवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन दोनों ज़्यादा है। ऊपर जाने पे बादल भी ज़्यादा बनेंगे, बादल ज़्यादा बनेंगे तो बरसात भी ज़्यादा कहाँ होगी? भूमध्य रेखा के आसपास। जब बारिश ज़्यादा है तो क्या पेड़ पौधे ज़्यादा नहीं होंगे? किसके आसपास? भूमध्य रेखा के आसपास। पेड़ पौधे ज़्यादा हैं तो पेड़ पौधों को खाने वाले भी ज़्यादा होंगे, मतलब जानवर भी ज़्यादा कहाँ होंगे? भूमध्य रेखा के। जब पेड़ पौधे ज़्यादा हैं, जानवर ज़्यादा हैं, तो जो मारा जाता होगा, हंटिंग की जाती है, ये पेड़ों कटाई की जाती है ना, डिफॉरेस्टेशन किया जाता है, वो भी ज़्यादा कहाँ होता होगा? भूमध्य रेखा के आसपास। तो संरक्षण भी ज़्यादा कहाँ चाहिए? तो एक क्वेश्चन आता है कि भूमध्य रेखा पे किस चीज़, सॉरी, बायोडाइवर्सिटी कहाँ से कहाँ अफेक्ट होती है। तो अगर आप ध्रुवों से, भाई पोल्स से भूमध्य रेखा की ओर आओ, पोल्स से भूमध्य रेखा की ओर आओ, तो जैव विविधता बढ़ेगी या कम होगी? खुद बताओ, बताएं। ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर आने पे जैव विविधता बढ़ती है कम होती? बढ़ती है। भाई भूमध्य रेखा पे जैव विविधता ज़्यादा है, तो आप जब यहाँ से आओगे तो जैव विविधता बढ़ेगी। इसका उल्टा क्वेश्चन होगा, ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जैव विविधता बढ़ती है, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाओगे तो जैव विविधता, क्यों? सूरज यहाँ से यहाँ तक है, टेम्परेचर ज़्यादा है, यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा नहीं है तो इवेपोरेशन नहीं होगा, इवेपोरेशन नहीं है, ट्रांसपिरेशन भी नहीं है, ट्रांसपिरेशन इवेपोरेशन दोनों ही नहीं है, तो क्या बादल बनेंगे? क्या बरसात होगी? उतनी ज़्यादा जितनी भूमध्य रेखा पे हो रही है? नहीं। तो जब बरसात नहीं है तो क्या पेड़ पौधे ज़्यादा होंगे? नहीं। जब पेड़ पौधे ज़्यादा नहीं तो क्या जानवर ज़्यादा होंगे? नहीं। जब दोनों ही ज़्यादा नहीं हैं तो जैव विविधता ज़्यादा होगी? नहीं होगी। तो जब हम क्वेश्चन ये आता है कि ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर आने पे जैव विविधता पे क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ती है, कम होती है, समान रहती है, पहले बढ़ती है फिर कम होती है? तो ध्रुवों से अगर भूमध्य रेखा की ओर आओगे तो जैव विविधता हमेशा बढ़ेगी, और अगर भूमध्य रेखा ध्रुवों की ओर जाओगे तो जैव विविधता हमेशा कम होगी। कोई दिक्कत नहीं है। ये था हॉटस्पॉट। नॉर्मन मेयर नाम के इंसान ने शब्द दिया था, उन्होंने ये बताया था कि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे हमें ज़्यादा संरक्षण की आवश्यकता है, ठीक है। और 4 ही हैं, आपको पता है अपने यहाँ पे जो हम मानते हैं, सुंडालैंड है, सुना होगा, हिमालय है, हिमालय, पश्चिमी घाट है और इंडो बर्मा रीजन। ये 4 हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं। क्वेश्चन आता है, 2 ही क्वेश्चन आते हैं, निम्न में से कौन सा हॉटस्पॉट रीजन है या फिर नहीं है? तो 4 हैं, हम लिखवा देंगे आपको। 4 कौन कौन से हैं? हिमालय, पश्चिमी घाट, सुंडालैंड, इंडो बर्मा रीजन। और ये हॉटस्पॉट नामक शब्द था वो किसने दिया था? नॉर्मन मेयर ने दिया। ये आपको लिखवा दें। ये समझ में आया यहाँ तक? कोई दिक्कत है? नहीं है? इतना ही है ना, बाकी का ठीक है। इसमें कोई डाउट हो? बायोडाइवर्सिटी लगभग खत्म है। इससे जो सम्मेलन हुए ना, कार्डिया नगोया सम्मेलन वगैरह, ये आपको इकट्ठा लिखवा देंगे, तो वहाँ पे इकट्ठा पढ़ लेंगे, ठीक है। समझ में आया? कोई दिक्कत है? नहीं है? कोई डाउट है? नहीं है? ये 2 क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं हॉटस्पॉट से। सबसे बड़ा कौन सा है? तो हिमालय है। लेकिन सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो पश्चिमी घाट पे। क्यों? क्योंकि पश्चिमी घाट पे बारिश ज़्यादा होती है, और जहाँ बारिश ज़्यादा होगी वहाँ पर जैव विविधता। अपने यहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है, वैसे आपको मानसून नाम में होती है, लेकिन एक बड़ा एरिया देखो आप तो पश्चिमी घाट है। भाई महाराष्ट्र से फैला हुआ है, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु तक गया है इवन, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, तो काफ़ी बड़ा एरिया है।
बारिश बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पे, ठीक है, और ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पे जैव विविधता ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। हिमालय काफ़ी बड़ा, बहुत ज़्यादा बड़ा रीजन है, ठीक है। दो ही क्वेश्चन बनते हैं कि हॉटस्पॉट नामक शब्द किसने दिया है, नॉर्मन मेयर ने दिया है। 4 हॉटस्पॉट रीजन है, हम समझा देंगे आपको, ठीक है। कौन कौन से हैं, हिमालय, पश्चिमी घाट, सुंडालैंड और इंडो बर्मा। सबसे बड़ा हिमालय, सबसे छोटा सुंडालैंड। क्लियर, ये हम लिखवा दें। और कोई डाउट है?